महाराष्ट्र के सियासी संकट में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस के मामले पर अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। उधर ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को पूछताछ के लिए तलब किया है और साथ ही साथ कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया करवाने और यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के बागी विधायकों को 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रखने की तैयारी है। गुवाहाटी के जिस होटल में शिंदे गुट के विधायक ठहरे हुए हैं, उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है और दूसरी तरफ बात करें, ईडी ने नोटिस भेज दिया है संजय राउत को पूछताछ के लिए, उनको समन भेजा है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर वो कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, निरंजन जी। निरंजन जी, बताएं क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि अब संजय राउत को ईडी ने समन भी भेज दिया है और एक तरफ महाराष्ट्र में ये सियासी संकट बरकरार है। हर्षता, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसी क्रूशियल लेवल पे पहुंच गई है जहां पर न तो शिवसेना को कुछ समझ में आ रहा है, न उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी को समझ में आ रहा है और न ही कांग्रेस खैर मूक दर्शक बनी हुई है। महाराष्ट्र का संकट जो है वो उद्धव ठाकरे की अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी या बचेगी, इस पर नहीं अटका है। कुर्सी तो एक तरह से उनकी साफ साफ चली गई है। अब जितने दिन बची है उस पर वो जितने बैठे रह सकते हैं वो रहें, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे संकट के बीच 3 प्रदेशों में हलचल तेज हो गई है। पहला नाम महाराष्ट्र का है जहां पर ये संकट का एपिसेंटर है, दूसरा गुवाहाटी है जहां पर यहाँ से गए हुए सारे बागी विधायक रुके हुए हैं, और तीसरा है दिल्ली जहां पर केंद्र सरकार मौजूद है। बागी विधायकों को घेरने के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी रणनीति बना रही है, लेकिन दिल्ली उनकी हर रणनीति को फेल कर रही है। वो फेल होने की जो मात खाने की शिवसेना में आदत नहीं है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी शिवसेना को हर मुद्दे पर मात मिल रही है। और सबसे बड़ी मात मिली कल सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों तक कम से कम लगभग 12-13 दिन तक राज्य सरकार या महाराष्ट्र विधानसभा कोई फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने जो अयोग्यता का नोटिस दिया था उस पर रोक लग गई है। इसलिए संभव है कि 12 जुलाई तक सारे विधायक गुवाहाटी में रुके रहें। वहां के जो रेडिसन ब्लू होटल है वो बागियों का माना जाए तो वहां पर उनका जोश बहुत हाई लेवल पर है, क्योंकि उनको एक ब्रीदिंग पीरियड मिल गया है जहां बैठकर वो आगे की रणनीति तय कर सके। इसके साथ ही देखिए, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर जितने भी अध्यादेश निकाले हैं, जीआर गवर्नमेंट ने पास किए हैं, उन सारों की सूची भेजी जाए, उनकी सारों की जानकारी भेजी जाए और किस किस प्रकार के किसको फायदे पहुंचाने के लिए जो जीआर रिलीज किए हैं उनकी जानकारी राज्यपाल ने मांगी है। मतलब अब एक तरह से ऐसा हो गया है कि सीधी खुली लड़ाई सामने आ गई है। उसकी वजह यह भी है कि जब आप सरकार संकट में है, मुख्यमंत्री लगभग इस्तीफा देने की मुद्रा में अपना सरकारी निवास छोड़कर घर बैठ गए हैं, तब उनकी पार्टी के और एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों ने करीब 300 से ज्यादा जीआर जारी किए। उससे साफ साफ लगता है कि सरकार की नीयत में कहीं की कोई खोट है, और उसी खोट को परखने के लिए राज्यपाल ने अपनी तरफ से वो जीआर की लिस्ट मांगी है। उसमें साफ साफ लग रहा है कि सरकार अब संकट में आती जा रही है। और राज्य सरकार में बैठे एक वरिष्ठ मंत्री ने से कल मेरी बात हुई थी, उनका तो यहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड कहना था कि संभव है कि आने वाले 2-3 दिन में उद्धव ठाकरे इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं। लेकिन इसमें बीजेपी का अब तक कोई सीधा रोल नहीं दिखा था, लेकिन कल एक जो बयान आया उसमें कहा गया कि उन्होंने ना तो शिंदे से संपर्क किया है, ना शिंदे कैंप से कोई प्रस्ताव उनके पास आया है। उससे राजनीति में देखिए कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो कहा जाता है वो होता नहीं, और जो नहीं होना होता है
वही होता है। तो जी। बीजेपी ने जो कहा है कि उन्होंने न तो शिवसेना शिंदे से संपर्क किया और न शिंदे कैंप से कोई प्रस्ताव आया है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि कोई तो अंदर खिचड़ी पक रही है, और खिचड़ी नहीं पकड़ी होती तो उनके इतना प्रश्रय और इनका संरक्षण नहीं मिलता। इतना जरूर है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी, लेकिन कुछ छोटे दल जरूर कर सकते हैं, बीजेपी ने कहा है। इससे साफ साफ संकेत ये भी है कि बीजेपी ने तय कर लिया कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी, लेकिन छोटे दलों को सहयोग करके उनसे डिमांड करवा सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट करिए, और उस फ्लोर टेस्ट में शिवसेना नहीं कहीं ठहरेगी नहीं, क्योंकि उसके बागी विधायक लगभग 40 के आसपास वो उसको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के एक पहले मंत्री थे जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने तो कल ये कहा कि अगर सरकार बनाने का प्रस्ताव आता है तो हमारी पार्टी इस पर चर्चा करेगी। केंद्र में एक रेल राज्य मंत्री जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता है राव साहब दानवे, उन्होंने भी कहा कि अब ये सरकार सिर्फ 2-3 दिन की बची है। मतलब अब कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बीजेपी की साफ तौर पर एंट्री हो गई है, लेकिन बीजेपी छोटे दलों से ये मांग करवाएगी कि शिवसेना अपना बहुमत साबित करे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपनी पार्टी का बहुमत साबित करे, तभी रह सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो खुलकर बीजेपी के गठबंधन पर जोर दे रहा है कि पार्टी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ये क्योंकि उनका मामला हिंदुत्व का है, बाल ठाकरे हिंदुत्व की जो तलवार लेकर चल रहे थे, उसी तलवार की धार पर शिवसेना आकर खड़ी हो गई है, जो बहुत मुश्किल और बड़ा भारी संकट है उद्धव ठाकरे के लिए। और उद्धव ठाकरे जैसे सीधे साधे और सरल दिखने वाले व्यक्ति के लिए उस धार पर चलना कोई बहुत आसान बात नहीं है। जी निरंजन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि अगर महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होता है तो कौन बहुमत ला पाएगा, इस पे क्या इक्वेशन बैठ रही है? नहीं, देखिए आज की हालत में तो उद्धव ठाकरे साफ तौर पर अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, ये एकदम सही है, क्योंकि उनकी पार्टी के करीब 40 के आसपास विधायक छोड़ के चले गए हैं। देखिए उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा संकट है कि उन्होंने सरकार में जिसको मंत्री बनाया हुआ है, शिवसेना का सिर्फ एक विधानसभा का चुना हुआ व्यक्ति मंत्री है, जो उनका बेटा है आदित्य ठाकरे। बाकी जो 2 लोग हैं वो विधान परिषद के सदस्य है। एक विधान परिषद के सदस्य के खिलाफ तो बहुत सारे मामले चल रहे हैं जिनको संभवतः कभी भी गिरफ्तार तक किया जा सकता है। और दूसरे हैं सुभाष देसाई, जिनको शिवसेना ने ही विधान परिषद में वापस भेजने तक के लिए काबिल नहीं समझा। तो अब शिवसेना ऐसी स्थिति में आ गई है जहां पर उन्हें लगभग साफ तौर पर कमजोर लग रही है, क्योंकि बागी मंत्रियों से कल उन्होंने 9 मंत्रियों से विभाग भी छीन लिए हैं, तो लेकिन उनको पद से नहीं हटाया। अब आपको अगर नहीं रखना है तो हटा देते मंत्री पद से, लेकिन शिवसेना की कमजोरी से साफ जाहिर होती है कि वो सिर्फ विभाग छीनकर उनको बिना विभाग का मंत्री रखे हुए हैं, और वो सारे विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंप दिए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी भी चर्चा है कि बागी विधायक शिवसेना को पटकनी देने के लिए उनके भाई राज ठाकरे की मन से हाथ मिला सकते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक शगुफा हो और उद्धव ठाकरे को संदेश हो कि भैया देखो, आप अगर बीजेपी के साथ नहीं आए तो कल आपके भाई ताकतवर हो जाएंगे, तो आपको छोड़कर आप चले गए थे और आप उनसे बिल्कुल दुश्मनी बांधे हुए हैं। इसलिए भी एक तरह से उद्धव ठाकरे पर ये दबाव डालने का प्रयास माना जा सकता है। लेकिन ये भी है कि शिंदे और राज ठाकरे की बात में कल और परसों में 3 बार से लंबी बात हुई। पहली बात तो उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर और फिर महाराष्ट्र की राजनीतिक रणनीति तय करने के लिए बात हुई। और इतना है कि उद्धव ठाकरे की सरकार साफ तौर पर आज की तारीख में तो अल्पमत में है, क्योंकि अगर उनके जो पार्टी के जो विधायक है जो गुवाहाटी में बैठे हैं, उनको अगर बात करके मान लिया जाए तो अल्पमत में है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर शिवसेना में है। और अभी भी वो मांग कर रहे हैं कि शिवसेना को बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो हिंदुत्व के पक्षधर है और शिवसेना हिंदुत्व की राह छोड़कर कांग्रेस जैसी अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के साथ खड़ी है। तो इससे शिवसेना की ताकत कमजोर लग रही है और एक तरह से शिवसेना से हिंदुत्व के अपने मूल मुद्दे से समझौता कर लिया है। अब ये मूल रूप से पूरा मुद्दा आकर टिक गया है हिंदुत्व पर, और हिंदुत्व की बात पर ये बागी गुट अटल है, और संभव है आने वाले 2-3 दिनों में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़े। जी निरंजन जी, तमाम प्रतिक्रिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासी